नमस्कार दोस्तों, पिछले शुक्रवार की घटना है। पंजाब पुलिस ने दिल्ली में एक लकड़बग्घे को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया, वैसे ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सियासत गर्म हो उठी। खास करके भाजपाई सेना में भूचाल आ गया। लेकिन दोस्तों, ऐसे में भाजपा शासित ही एक राज्य उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की पुलिस की असलियत, उसका एक चेहरा मैं भी आपको दिखाने वाला हूं। ये पूरा स्टोरी जरूर सुनिएगा, क्योंकि जब ये पूरा स्टोरी आप सुनेंगे तो आपको पुलिस से इतनी नफरत हो जाएगी। ऐसी उसकी कारगुजारी है, ऐसे उसने उत्तर प्रदेश की एक जनता को इस तरीके से प्रताड़ित किया है कि आपको खास करके पुलिस महकमा पर से भरोसा उठ जाएगा। दोस्तों, दरअसल ये कहानी सुरेश सिंह की है। सुरेश सिंह उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला के एक गांव मलकपुर के रहने वाले हैं। मैं बिना कोई देरी किए उनके ही कथनानुसार आपको वो कहानी सुना रहा हूं। जरा गौर से और पूरा इस कहानी को सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि खास करके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पुलिस किस तरीके से काम करती है और वहां की जनता कैसे पुलिसिया और अराजकता का शिकार होती है। मैं सुरेश सिंह यूपी के अमरोहा के एक गांव मलकपुर का रहने वाला हूं। मेरे साथ पुलिस ने ऐसा जुल्म किया है, आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। पुलिस ने मुझे पैसे से कंगाल कर दिया और शरीर से बेजार। मैं कोई काम नहीं कर सकता। हालात ऐसे हैं कि आप मेरे पास आए हैं तो आपके लिए चाय बनाने की खातिर भी दूध नहीं है मेरे पास। मेरे 5 बच्चे हैं। एक वक्त ऐसा था जब मेरे पास 20 बीघे ज़मीन थी। मेरी ज़मीन सोना उगलती थी। सारा परिवार खेती करता था। गेहूं और गन्ना खूब होता था। रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा मेरी 3 मेंथॉल की फैक्ट्रियां भी थी और दूध के लिए घर में 5 भैंसें। मेरी तीसरी नंबर की लड़की, जिसका नाम कमलेश है, पास के गांव के एक लड़के से उसे प्यार हो गया। लेकिन हम सब इस बात से बेखबर थे। वो भी हमारे साथ खेत में काम करने के लिए जाती थी और शाम 5 बजे तक सब लोग घर लौट आते थे। कभी कभार कमलेश देर से आती थी, क्योंकि एक का चारा काटना उसके जिम्मे होता था। मामला 6 फरवरी 2019 की है। वो समय पर घर वापस नहीं आई। शाम 6 बजे फिर एक लड़की का फ़ोन आया कि आपकी लड़की कमलेश भाग गई। सुनकर हमारे होश उड़ गए। हम उसे ढूंढने के लिए खेत पर गए, गंगा के पास गए, लेकिन वो कहीं हमें दिखाई नहीं दी। उस दिन के बाद से हमारा पूरा परिवार सुबह से लेकर शाम तक रोडवेज, बस, टेम्पू, आसपास के गांव, सड़कों पर कमलेश को ढूंढने निकलता था, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं मिला। यहाँ तक कि सुल्तानपुर, बुलंदशहर, मेरठ, हमने हर जगह छान मारा, लेकिन कमलेश का पता कहीं नहीं लगा। दिन बीतते गए। हमारा सारा खेत खलिहान और कामकाज छोड़कर हम कमलेश को ढूंढते रहे। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। भरोसा अब सिर्फ पुलिस पर था। मैं अपने मौसेरे भाई खान चंद के साथ आदमपुर कोतवाली के चक्कर लगाने लगा। फिर एसपी ऑफिस जाने लगा। मेरी बेटी को ढूंढ दो। मैं हर दिन जाता और एसपी से मिन्नतें करता, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। एक दिन मैंने गुस्से में एसपी विपिन टांडा को बोला कि मुझे बस इतना बता दीजिए कि मेरी बेटी जिंदा है या मर गई। उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि पुलिस उसके बारे में पता लगा कर रहेगी। पुलिस वाले हर दिन मुझसे 2000 रुपये लेते कि गाड़ी में तेल डलवानी है। खेती पहले ही छूट चुकी थी, माली हालात बिगड़ चुकी थी। मैं एक दिन दोबारा एसपी विपिन टांडा से मिला और उनसे गुहार लगाए कि साहब कुछ तो रहम करें। मेरे सामने विपिन टांडा ने कोतवाली फ़ोन करके कप्तान साहब से कहा, यह केस अब खुलकर ही रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। हम लोग खुश हो गए। चलो, आज तो एसपी साहब ने सभी को झाड़ लगा दी। अब कोई चमत्कार होकर रहेगा। लेकिन कहानी कुछ और ही थी। कोतवाली पुलिस ने पास के गांव सीसो वाले गजरौला से देवेंद्र नाम के एक विकलांग लड़के को उठाया। उसे रात भर प्रताड़ित किया। पलाश से उसके नाखून तक खींच लिए और कहा कि वह बयान दे कि सुरेश ने अपनी बेटी कमलेश की ऑनर किलिंग की है, उसकी लाश कहीं दबा दी है। उस लड़के ने बयान दे दिए। पुलिस ने उसके इस बयान का वीडियो बना लिया। अब एक दिन मैं और मेरा बेटा
कोतवाली गए तो मेरे लड़के को वहाँ जाते ही पुलिस पीटने लगी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। पुलिस ने उसे लॉकअप में डाल दिया। फिर मेरी भी पिटाई की, मेरे पैरों के तलवे पर मारे, दीवार से सटाकर पुलिस वाले मेरी टांगों पर खड़े हो जाते थे। मेरी कनपट्टी पर पट्टे मारे, कपड़े उतार कर मेरे पीछे कमर से नीचे तो इतने पट्टे मारे कि मेरे जोड़ तक खुल गए। फिर मुझे एक गिलास में कांच का बुरादा पिलाने की धमकी भी दी। मैं हाथ जोड़ता रहा, पांव पड़ता रहा, पूछा कि आखिर हुआ क्या। तब पुलिस वाले बोले कि तूने अपनी लड़की कमलेश को मार डाली और बस हमें इतना बता दे कि लाश कहाँ है। मैं बोला कि मालिक 4 दिन और दे दो, हम ही ढूंढ कर हाजिर कर देंगे कमलेश को, हमने लड़की नहीं मारी है। पुलिस वाले पट्टों पर पट्टे बरसाते रहे। फिर मुझे मोबाइल में देवेंद्र का वीडियो दिखाया कि यह देख सबूत, हमारे पास सबूत है कि लड़की तुमने ही मारी है। अगले दिन कोतवाली में एसडीएम विजय शंकर आए और बोले, बता लड़की कैसे मारी है। लग रहा था कि सारी सरकारी अमला एक तरफ हो गया और मैं क्या बताता। मार मार कर मेरा बुरा हाल कर चुके थे। फिर मुझे 2 पुलिस वाले उठाकर मेरे घर ले गए। मेरी बहू पेट से थी, उसे एक पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, वो जमीन पर गिर गई। मेरी आंखों के सामने लेडी पुलिस वाली ने उसे पांव से ठोकरे मारे। उसके कमरे में रखा एक बक्सा निकाला और उसमें तमंचा रख दिया। मुझसे कहा कि इस तमंचे को उठाओ। मेरी बहू से पूछते रहे कि बताओ लड़की की लाश कहाँ छिपाई है। अब हमने लड़की मारी हो तो बताए ना कि लाश कहाँ छिपाई है। बक्से में 35,000 रुपये रखे थे और 2 बहुओं के जेवर भी थे। पुलिस वाले सब लूट कर ले गए। पुलिस ने यह केस बनाया कि मैंने अपनी लड़की को गोली मारकर उसे गंगा में बहा दिया। इसके बाद वहाँ से मुझे कोतवाली ले जाया गया। एसडीएम ने आदेश दिए कि इन लोगों को जेल भेजो। एसपी ने मेरे सामने कहा कि हर तीसरे दिन आ जाते थे दिमाग खाने के लिए, भेजो इन्हें जेल। वकीलों के मुंह पैसे जाने लगे। मेरी मेंथॉल की 3 फैक्ट्रियां बिक गई, भैंसें बिक गई। कनपट्टी पर मारने की वजह से आंखों की रोशनी चली गई। अब आंख से हमेशा पानी बहता है। करीब 1.25 साल हो चुका था। मैं और मेरा बेटा जेल में ही थे। एक दिन मेरा छोटा बेटा पास के गांव परोरा में किसी काम से गया। गांव में उसके मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। उसने मोटरसाइकिल वहीं खड़ी कर दी और गांव में पैदल मदद के लिए ढूंढने निकला। उसने देखा कि एक आंगन में एक लड़की झाड़ू दे रही है। मन ही मन उसने सोचा कि यह हमारी बहन कमलेश जैसी ही तो दिखाई दे रही है। उसने गौर से देखा तो वह कमलेश ही थी। वह चुपचाप वहाँ से भाग गया। अपने गांव आकर अपनी माँ से बताया कि उसने आज कमलेश को गांव परोरा में देखा है। माँ ने गांव में अपनी बिरादरी वालों से इस बात का जिक्र किया। मैं और बड़ा बेटा जेल में ही थे। सभी बिरादरी वालों ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो गांव के सब लोग परोरा जाएंगे। अगले दिन मेरी पत्नी, बेटे और गांव के सब लोग परोरा गए। सब उसी घर में चले गए जहां मेरे बेटे ने बताया था उसने कमलेश को देखा है। मेरी पत्नी ने देखा कि कमलेश चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी। अपनी माँ को देखते ही फूट फूट कर रोते हुए गले लग गई। मेरी पत्नी और गांव वालों ने उसे बताया कि तेरी वजह से तेरा बाप और भाई जेल में पड़े हैं। यह सुनकर कमलेश और ज़्यादा रोने लग गई। उसने और उसके पति राकेश ने कहा कि हम बापू और भाई को छुड़ाएंगे। तभी परोरा से ही गांव वालों ने पुलिस को फ़ोन किया कि कमलेश मिल गई है और पुलिस गांव परोरा आ जाए, लेकिन पुलिस नहीं आई। फिर गांव वालों ने सुबह 7 बजे फ़ोन करके पुलिस से कहा, लेकिन पुलिस 11 बजे तक भी नहीं आई। बार बार फ़ोन करने पर आखिरकार कोतवाली पुलिस आई। पुलिस ने कहा कि वह सिर्फ कमलेश को पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी। हमने कहा कि नहीं, हम सब जाएंगे। पुलिस इस बात पर राजी नहीं हुई। कमलेश को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी भगाती हुई चली गई। पूरा गांव भी पुलिस की गाड़ियों के पीछे भागा। करीब 50 गाड़ियां एक दूसरे के पीछे भाग रही थी। सब पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां जाकर पुलिस मुकर गई, कहने लगी यह कमलेश है ही नहीं, हम नहीं मानते। फिर कमलेश ने कहा, हाँ मैं ही कमलेश हूँ। जेल के अंदर जो हैं वो मेरे पिता और भाई हैं, यह मेरी माँ है।
पुलिस ने फिर भी सच मानने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना था कि कमलेश को हमने मारकर उसकी लाश गंगा में बहा दी है। मेरी पत्नी अपने रिश्तेदारों को भी पुलिस स्टेशन साथ ले गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे साबित करें कि कमलेश जिंदा है और आपके यानी कि पुलिस के सामने खड़ी है। फिर मेरी पत्नी ने कमलेश से कहा कि बता यह कौन है। कमलेश ने एक एक कर सभी सगे संबंधियों का नाम लेकर उसका संबंध भी बताया। अब पुलिस पसोपेश में आ गई। उसके बाद पुलिस कमलेश और उसके पति राकेश को सबसे अलग लेकर गई और उसे कहा कि 3 लाख ले लो और कह दो कि मैं कमलेश नहीं हूँ। दरअसल ये मामला 14 पुलिस वाले के फंसने की थी। मेरी बेटी ईमानदार निकली, वह टस से मस नहीं हुई और उसका भरपूर साथ उसका पति राकेश दिया। उसके बाद आखिरकार 1.25 साल बाद मैं और मेरा बेटा जेल से बाहर आए, लेकिन इस बीच 15-20 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। उन्होंने हमें मार मार कर किसी लायक नहीं छोड़ा था। आज मैं किसी भी काम को करने लायक नहीं हूँ। जेल से आने के बाद मैंने 14 पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस किया, परंतु सीजीएम ने एसपी, एसडीएम और सीओ इन 3 लोगों को छोड़कर बाकी 11 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। परंतु मेरा तो सब चीज़ लुट चुका था। इज्जत भी गई, पैसे भी गए, शरीर भी गया। इसलिए इन तीनों अधिकारियों का नाम एफआईआर में लिखवा कर ही मानूंगा। आज पुलिस चाहती है कि मैं अदालती चक्कर लगाना छोड़कर घर बैठ जाऊं, लेकिन मैं घर बैठूंगा नहीं। दोस्तों, ये कहानी है सुरेश सिंह की। अब आप बताइए, जो पुलिस एक लकड़बग्घे, दंगाई लकड़बग्घा, नफरती लकड़बग्घा, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ गंदी गंदी टिप्पणी करने वाले लकड़बग्घे के लिए 3 राज्य की पुलिस एक्टिव हो जाती है। सत्ताधारी पार्टी के दिग्गज नेताओं में भूकंप सा आ जाता है। सब के सब उसे बचाने के लिए एक्टिव हो जाते हैं और बचा लिए भी। उस लकड़बग्घे के लिए रात के 12 बजे कोर्ट खुलवाकर सुनवाई करवाई गई और यह नहीं, अगले आदेश तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगवा दी गई है। लेकिन एक आम इंसान के साथ यह पुलिस क्या करती है? क्या इसकी तस्वीर अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई उससे भी कुछ बदतर हो सकती है? एक पूरे परिवार को आपने अपने नकारापन से, अपने वैसीपन से तबाह करके रख दिया। दोस्तों, इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिएगा ताकि उस परिवार को न्याय मिल सके, क्योंकि अब उसे न्याय की ही कामना है। क्योंकि जो इज्जत चली गई, जो पैसे चले गए, उसका शरीर चला गया, बुढ़ापे की इस उम्र में सुरेश सिंह को वो वापस तो नहीं मिल सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मदन मोहन को दीजिए इजाज़त। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।